अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल्फ लव नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है इश्क जुनून बाय हादी नूर, एपिसोड 2। आज तो मेरा बच्चा काफ़ी खुश लग रहा है। वह जैसे ही घर पहुंचा, सामने सोफे पर मल्हान को मुस्कुराते हुए पाया। मल्हाना हादिर की आवाज़ सुनते ही भागते हुए भाई के गले लगी। भैया, आपको पता है मैंने अपनी असाइनमेंट आज सबमिट करवाई तो मैम अनीला ने मेरी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा सारी क्लास में मैं सबसे अच्छी मेरी असाइनमेंट है। वो खुशी से चहकते हुए बोली, वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। और वैसे भी मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा ज़हीन है, ये मैं जानता हूँ। हादिर वाकई खुश हुआ था। इसे इतना खुश देखकर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसे यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला एकदम सही लगा। वो इसे ज़िंदगी की तरफ लाना चाहता था और वो इस चीज़ में कामयाब हो रहा था। इस बात की खुशी में आज मैं अपने बच्चे के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाऊंगा। वो अपना कोट उतारता हुआ बोला, गया हूँ। वो खुशी से उसके पीछे भागी। वो किचन में मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ और अपनी मतलूबा चीज़ें निकालता अपने बाजुओं को कोहनियों तक मोड़ते वो अब प्याज काट रहा था। मल्हान ने भाई को गौर से देखा। वो ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट जिसके बाजू कोहनियों तक मोड़े, इसके हाथों और बाजुओं की रगें नजर आ रही थी। इसकी ग्रे आंखें जो इस वक्त प्याज काटने की वजह से परनम थी, किसी झील सा मंजर पेश कर रही थी। इसके बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। वो बहुत खूबसूरत था, इतना कि अक्सर वो कितनी कितनी देर अपने भाई को देखती और सोचती कि हज़रत यूसुफ कितने खूबसूरत होंगे, और इनसे भी ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश हुई। उसने दिल से दुआ की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। क्या हुआ, मेरा बच्चा ऐसे क्यों देख रहा है अपने भाई को? वो कब से नोट कर रहा था इसका यकटक उसे देखना। आप बहुत खूबसूरत है भाई, माशाल्लाह। वो मुस्कुरा कर बोली। उसकी बात पर वो खुलकर हंसा। बेटा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो अल्लाह पाक की तख्लीक है। वो खुश दिली से कहता हुआ फ्रिज से टमाटर निकालने लगा। बेशक भाई, अल्लाह पाक की बहुत खूबसूरत तख्लीक है, माशाल्लाह। हादिर ने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। वैसे भाई, अब आप शादी कर लेना, मैं अब बोर होती हूँ। भाभी आएगी तो मैं उसके साथ खूब मज़े करूँगी। वो अब शुरू हो चुकी थी। ये उसका पसंदीदा टॉपिक था। अलबत्ता हादिर का सारा ध्यान खाना बनाने में था। राफ़े, राफ़े, ताई अम्मी की आवाज़ पर वो बाहर नमाज पर जाता हुआ रुका। जी ताई अम्मी, खैरियत? आप परेशान क्यों लग रही है? वो इनकी परेशानी नोट करते हुए बोला, बेटा, इमामा को पता नहीं क्या हो गया है। मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो उठ नहीं रही। वो रोते हुए बोली, मैं देखता हूँ, आप आए मेरे साथ। वो भागता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो बेड पर आड़ी तिरछी बेहोश पड़ी थी। ताई अम्मी, आप चादर लेकर आए, इमामा को हमें अस्पताल लेकर जाना होगा। वो इमामा को उठाता हुआ बोला। पीछे की अलमारी से जल्दी जल्दी चादर निकालती उसके पीछे भागी। क्या हुआ फरहत, आप ऐसे क्यों भाग रही है? शाफी की अम्मी फजर पढ़कर बाहर निकलती हुई हैरत से बोली, भाभी, इमामा को कुछ हो गया है। मैं उसे नमाज के लिए उठाने गई तो वो कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो चादर का कोना मुंह पर रख के रो पड़ी। वो दोनों भागती हुई राफे के पीछे भागी। कुछ देर बाद अस्पताल पहुंच गए। फौरन ही इमामा का ट्रीटमेंट इलाज शुरू हो चुका था। वो तीनों बाहर कॉरिडोर में परेशान से बैठे उसकी सेहत याबी के लिए दुआ गो थे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो अब ठीक तो है ना? डॉक्टर के बाहर आने पर उसकी अम्मी बेताबी से उनकी तरफ बढ़ी। परेशान होने की कोई बात नहीं, जहनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। आप लोग कोशिश करें मरीज़ा को स्ट्रेस फ्री रखें, वरना आगे कहीं संगीन नताइज का सामना न करना पड़ जाए। वो रसान से समझाते हुए वहाँ से चल दिए। वो सारी रात सड़कों पर गाड़ी भगाता रहा। इसे शदीद गुस्सा था इमामा की इस हरकत पर। वो बेयकीन था कि इमामा ऐसा कुछ कह सकती है। इससे थक हार कर स्टेयरिंग पर सर टिका दिया। इसके जहन में वही बातें बार बार गर्दिश करी थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसे ज़ोर से अपनी आंखें मींच ली। मैं अपने होश आवास में कह रही हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, आज से नहीं बल्कि बचपन से। अब की बार इसने चिल्लाते हुए स्टेयरिंग व्हील पर जोर जोर से मुक्के मारे। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा इमामा हैदर। शाफे हैदर की ज़िंदगी में मोहब्बत जैसे फजूल जज्बे के लिए वक्त नहीं है। मुझे सिर्फ अपना एक नाम बनाना है, अपना करियर पर फोकस करना है, बस। ये मोहब्बत महज वक्त का ज़ाया है। वो अपने आप को समझाता हुआ दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसकी गाड़ी घर की तरफ रवाना थी। रास्ता भर वो अपने आप को हर किस्म की दलील देकर अब वो कदरे रिलैक्स महसूस कर रहा था। हॉर्न बजाने पर चौकीदार ने भागकर दरवाज़ा खोला। वो अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अंदर दाखिल हुआ। अंदर किसी को नाश्ते की टेबल पर ना पाकर वो कदरे हैरान हुआ।
ज़रमीना मामा और बाकी सब कहाँ हैं? इसने बाहर निकलते हुए ये हाउस हेल्पर से पूछा। वो साहब जी, आपको नहीं पता, इमामा बाजी अपने कमरे में बेहोश पड़ी मिली है, तो सब इस वक्त अस्पताल गए हुए हैं उनको लेकर। इसका दिल जोर से धड़का। कितनी ही देर वो अपनी जगह से हिल न सका। बाहर की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो तेज तेज कदम उठाता वह दरवाजे की जानिब बढ़ा, पर राफी को इमामा को सहारा देकर गाड़ी से निकालता देखकर वहीं रुक गया। कल रात वाले सिया शलवार कमीज पर सफ़ेद बड़ी सी चादर ओढ़े, जर्द रंगत और हाथ पर कैनवला, वो एक ही रात में सदियों की बीमार लग रही थी। इससे मज़ीद देर वहाँ खड़ा न रहा गया। अस्सलाम वालेकुम मामी जान, कैसी हैं? वो दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ बेटे, तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। वो मुस्कुराते हुए बोली। बस मामी जान, किसी काम की वजह से हैदराबाद गया हुआ था। वो सोफे पर बैठता हुआ बोला। इसकी नज़रें मुसलसल किसी की मतलाशी थी। अच्छा, माशाअल्लाह। जुबैदा आपा कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। मामू जान कहाँ हैं? बेटा वो बाहर सब्जी लेने गए हैं मार्केट से। अच्छा, तो तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो उठती हुई बोली। मामी वो वानिया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। भला आखिर उसने पूछ ही लिया। बेटा वो अपने कमरे में है, अभी ऑफिस से लौटी है, मुंह हाथ धोकर नीचे आती होगी। वो मुस्कुराकर सर हिलाता हुआ बेचैनी से उसके नीचे आने का इंतज़ार करने लगा। आखिर कुछ देर बाद वो नीचे आती हुई नजर आई। गुलाबी सादा शलवार कमीज पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े, बालों का मेसी जोड़ा बनाए, वो बिना किसी हार सिंगार के ही आसमान से उतरी परी लग रही थी। वो एकटक बस उसे देखता रह गया। शाहजिब तुम कब आए? वानिया की नज़र अपने फुप्पू ज़ात पर पड़ी। वो खुशगवार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज़ पर वो होश में वापस आया। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे हो? आ गए हैदराबाद से? बस के सामने सोफे पर बैठती हुई बोली। हाँ, कल ही आया हूँ वापस, तो सोचा आज तुमसे मिल लूँ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। अच्छा। बस की बात और मुस्कुराहट को इग्नोर करती हुई बोली। तुम शर्मा क्यों रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे गहरी नज़रों से देख कर हंसता हुआ बोला। ज़ैबी, तुमने अगर मुझे तंग करना है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो उठती हुई बोली। अच्छा सॉरी, अब नहीं करता, तुम बैठो। ज़बरदस्ती सीरियस होता हुआ बोला। वानिया दोबारा नीचे मुँह करके मुस्कुराती हुई बैठी। बेटा ये लो चाय। वानिया की अम्मी किचन से चाय के कपों से भरे ट्रे लाती हुई बोली। मामी जान, अपनी बेटी को भी कुछ सिखाएं, क्योंकि मैं तो बड़ा सख्त शौहर साबित होने वाला हूँ। वो मुसलसल वानिया को छेड़ रहा था, कभी बातों से तो कभी आंखों से। दफ़ा हो तुम, मैं जा रही हूँ। वो उठकर किचन में जाती हुई बोली। पीछे उसकी अम्मी और शाहजीब का कहका उसे साफ सुनाई दिया। वो भी हंसते हुए अपने लिए खाना गर्म करने लगी। ये तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ क्यों लाई मुझे? वो बाइक से उतरती हुई बोली। तो क्या हुआ, अब मैं इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। वो भी बाइक से उतरता हुआ बोला। यार खामखा बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम यहाँ तो एक चाय का कप भी बहुत महंगा है। खाना तो खुद सोचो, सारी तनख्वाह ही लुटानी है क्या तुमने? वो फिक्रमंदी से बोली। बस कर दो वानिया, चुप करके अंदर चलो, इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं अब। शाहजीब मुंह बनाता हुआ बोला और साथ ही उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। अंदर का माहौल साफ सुथरा और खूबसूरत था। शाहजीब इसे कोने वाली टेबल पर ले आया। बैठे साथ ही वेटर आ गया। क्या खाओगी? वो मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। तुम खुद ऑर्डर करो, मुझे यहाँ खाने का ज़्यादा इल्म नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मंगवाता हूँ। ऑर्डर करने के बाद वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। सर वो फॉरेन डेलीगेशन के लोग पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ, कहते साथ ही हाथ की उंगली की मदद से कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाकर कॉल काट दी। कुछ देर बाद वो शहर के मशहूर रेस्टोरेंट के सामने अपनी ब्लैक मर्सिडीज को रोकते हुए गार्ड के दरवाज़ा खोलने पर बाहर निकला। ग्रे 3 पीस सूट अपनी बाइक पे अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले, आंखों पर चश्मा लगाकर वो शाहाना चाल चलता वहाँ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे गार्ड्स की एक बड़ी तादाद थी जो कि रेस्टोरेंट के बाहर फैलकर खड़ी हो चुकी थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, होटल का मैनेजर उसकी तरफ भागता हुआ आया। वेलकम मिस्टर हादिर, हमें खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैनेजर पीछे हाथ बांधकर मुअद्दब अंदाज में बोला। खानज़ादा हादिर सिर्फ सर हिलाता हुआ इसके पीछे अपने मतलूबा टेबल तक पहुँचा। वहाँ पर पहले से ही 2 आदमी बैठे हुए थे, क्या अब इसके लिए खड़े हो चुके थे। वो इनसे हाथ मिलाकर उनके साथ बैठा। ऑर्डर करने के बाद वो तीनों आपस में बिजनेस से रिलेटेड गुफ्तगू करने लगे। थोड़ी देर में वेटर्स ने
अनवान अक़साम के खानों से भर दी। इसने अपने लिए कॉफ़ी लाने का बोला क्योंकि खाना वो अपनी बहन के साथ खा चुका था। वो आदमी भी गुफ्तगू के बीच में रुकते हुए खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। वेटर ने उसके सामने कॉफ़ी का कप रखा। गर्मा गर्म कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए किसी नुस्वानी कहके की आवाज़ पर इसने नागवारियत से पूरे हॉल में नज़रें दौड़ाई, पर एक जगह आकर इसकी आंखों में सर्द तासीरात आ गए। सामने ही वानिया इब्राहिम किसी लड़के के साथ बैठी उसकी बातों पर हंस रही थी। इसके हाथ की पकड़ का कॉफ़ी के कप पर सख्त हुई। इसने अपनी सर्द ग्रे आंखों से इसके साथ बैठे हुए लड़के को सर से पैर तक गौर से देखा। वो दोनों खाना खा चुके थे। शाहज़ेब खाने का बिल अदा करता हुआ उठा और वानिया का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। इनके पकड़े हुए हाथ को देखते हुए खानज़ादा हदीर के चेहरे के तासीरात सर्द से सर्द होते जा रहे थे। कैसी है तबीयत अभी मामा? इसकी अम्मी ने दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए पूछा। इमामा ने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने मुड़कर उसे देखा और बेहिस वह हरकत बेड पर लेटी खटक छत को तक रही थी। इमामा बेटी क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। इमामा की चुप फिर से ना टूटी। वो बेड पर बैठी थोड़ी देर गहरी सोच में कारपेट को देखती रही। शायद तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। तुम जावियार के साथ रिश्ते से खुश नहीं हो, यही वजह है ना तुम्हारी इस हालत की। इमामा की आंख से एक आंसू निकल कर गालों से बहता हुआ तकिए में जब्स हो गया। इसकी आंखें जो पहले से ही सुर्ख थी, इनमें एक कर्ब सा लहराया। इसकी माँ का कलेजा इसकी ऐसी हालत देखकर मुंह को आ रहा था। इमामा बेटे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। मैं अभी इन्हें फ़ोन करके इनकार करती हूँ। इस रिश्ते से मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। वो इमामा का हाथ पकड़कर कहती हुई रो पड़ी। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं करेगी। वो इन्हें देखती हुई बोली। नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके नहीं लेना चाहिए था। वो इसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली। अम्मी मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। मैं जावियार से शादी करना चाहती हूँ। इसने बात ख़त्म करते ही ये अपनी आंखें बंद कर ली, जिसका मतलब था वो इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। वो किताब पर झुकी कल वाला लेक्चर दोहरा रही थी। इसे ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल लगा, इसीलिए वो बार बार उसे दोहरा रही थी ताकि वो इसे भूल ना जाए। इसे आसपास का होश ही न था जब इसके साथ बैठी हुई आयशा ने उसे कोहनी मार कर मतवजा करने की कोशिश की। बलहान ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आयशा ने इसे आँख के इशारे से सामने देखने को कहा। इसने जैसे ही नज़रें मोड़कर सामने देखा, 3-4 लड़कों के साथ खड़े योशा को देखकर वो खासी हैरान हुई। ये यहाँ क्यों है? इसने एक नज़र योशा को देखकर पूछा, जो किसी लड़के के साथ बात कर रहा था। अरे भलान, तुम नहीं जानती क्या? अगले हफ्ते हमारी यूनिवर्सिटी में कल्चर डे है। इसमें क्या होता है? इसे कंफ्यूज होते हुए पूछा। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और अपना अपना कल्चर अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आयशा इसकी इतनी मासूमियत देखकर मुस्कुराती हुई उसे बताने लगी। उसने समझते हुए सर हिलाया और दोबारा सामने देखा। योशा जो काफ़ी देर से उसे देख रहा था, दोनों की नज़रों का ज़ोरदार तसादम हुआ। मलान ज़्यादा देर इसकी मुस्कुराती आंखों में ना देख पाई। लम्हे से पहले अपनी खूबसूरत पलकों की झालर को नीचे गिरा दिया। योशा का दिल इसकी इस अदा पर सीने के अंदर शोर मचाने लगा। अपने मचलते हुए दिल को संभालते हुए वो अपने दोस्त की तरफ मतवजा हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगले हफ्ते हमारी यूनिवर्सिटी में कल्चर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जो कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट का अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो अपना नाम इस लिस्ट में लिखवा ले। साहिल सारी क्लास को मतवजा करता हुआ बोला। मल्हान, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आयशा ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। मैं कैसे? तुम करो, मुझे नहीं करना। वो फौरन डरते हुए बोली कि कहीं वो इसका नाम इस लिस्ट में ना लिखवा ले। और तुम नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करती। आयशा थोड़ा मायूस होते हुए बोली। चलो बाहर चलते हैं मलान। वो भी अपना बैग उठाकर आयशा की पैरवी में उसके पीछे उठी। योशा ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो वो भी फौरन उसके पीछे गया। मल्हान, इसका दिल जोर से धड़का। यह आवाज़ वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। इसके रुकने पर वो इसके पास आया, आयशा को सलाम किया। ओके मलान, मैं कैंटीन तक जा रही हूँ, तुम फ्री हो ना तो आ जाना। आयशा इन दोनों को अकेला छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गई। योशा की इस दौरान नज़रें मुसलसल उस दुश्मनी जान को दिख रही थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो इसे देखता हुआ बोला। जी कहे। वो उसके जूतों को देखते हुए बोली। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कल्चर डे में हिस्सा लें। मैं कैसे? उसे हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, आप लेंगी ना मेरे साथ हिस्सा? वो बहुत आज से पूछ रहा था। मल्हान परेशान हुई। देखे, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे भीड़ में डर लगता है, मुझ में
इतना कॉन्फिडेंस नहीं, वो मायूस होते हुए बोली। मैं हूं ना, आप परेशान ना हो, हमें बस अपने कल्चर के पहनावे को दिखाना है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो तसल्ली देता हुआ बोला, अच्छा ठीक है। इस बात में सर हिलाया और वहाँ से आगे बढ़ गई। पीछे योशा खुशी से याहू का नारा लगाता हुआ वहाँ से क्लास में भागता और वो अपना और इसका नाम लिस्ट में लिखवा सके। वो कंप्यूटर पर झुकी काम कर रही थी कि पियून ने उसे बताया कि सर उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। वानिया ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो जानती थी अब कोई नया तरीका ढूंढा होगा उस आदमी ने उसे जलील करने का। इसके पास और कोई चारा ना था, इसलिए वो कंप्यूटर में फाइल सेव करके उठी। दरवाज़ा नॉक करने के कुछ देर बाद कमीन की आवाज़ आई। वो हमेशा उसे इंतज़ार करवा कर उसकी औकात उस पर वाजे करता था। वो अंदर आई तो खिलाफे मामूल वो मेज़ पर दोनों बाजू रखे उसकी तरफ मुतवज्जा था। इसकी एक्सरे करती नज़रें वानिया को अपने आर पार होती महसूस हुई। यस सर, आपने मुझे बुलाया? वो गहरा सांस भरकर बोली। मिस वानिया, हमारी दुबई में ब्रांच की ओपनिंग है, तो तमाम वर्कर्स को इन्फॉर्म करिए कि इंशाल्लाह अगले 2 दिन बाद हम दुबई की सरजमीन पर अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। ये तुम सबकी टिकट। इसने प्रोफेशनली अंदाज में कहते हुए इसकी तरफ एक लिफाफा फेंका। इसके इस अंदाज पर इसे शदीद गुस्सा आया। ओके सर, मैं सबको बताती हूँ, पर मेरी तरफ से माजरत, मैं नहीं जा सकती। वो लिफाफा उठाते हुए बोली, पर परसों तुम मुझसे पहले एयरपोर्ट पर मिलोगी। वैसे बहुत कुछ जताता हुआ बोला, सॉरी सर, पर मेरी फैमिली मुझे अकेले इतनी दूर जाने की इजाज़त नहीं देगी। ये मेरा मसला नहीं है। खानज़ादा हदीर कुर्सी के पुश पर सर टिकाता हुआ बोला, पर सर मेरी फैमिली, नो मोर एक्सक्यूज़, नाउ गेट आउट। वह हाथ उठाकर बीच में उसकी बात काटता हुआ बोला। वानिया उसकी बदतमीज़ इंसान पर लानत भेजती हुई बाहर निकली। वो जानती थी वो ऑर्डर सुना चुका है, अब बहस फजूल है। इसके साथ वो सबको वर्कर्स को इन्फॉर्म करती हुई घर के लिए निकली। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में गई और अपने अंदर की खोलन को शावर के लेकर कम करने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। ठंडे पानी से अब वो कदरे रिलैक्स फील कर रही थी। बालों को तौलिए से सुखाकर बालों में ब्रश करके बेड पर पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाती वो नीचे अम्मा अब्बा के रूम में पहुंची। अस्सलाम वालेकुम मम्मी अब्बू। वो दोनों को एक साथ सलाम करती हुई बारी बारी दोनों के आगे प्यार लेने को झुकी। तुम बैठो बाबा के साथ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मेरी बेटी काफ़ी थकी हुई लग रही है। उसकी अम्मी उसका सर चूमती हुई बोली, अरे नहीं नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, ऑफिस में खा लिया था। वानिया सानिया के साथ वह इन दोनों के दरमियान बेड पर बैठती हुई बोली, अच्छा आज का दिन कैसा गुजरा मेरे बेटे का? उसके अब्बू ने अपने बाजू के हिसार में लेते हुए पूछा। अच्छा था अब्बू। इसके जहन में हादिर का इंसल्टिंग रवैया घूम गया। क्या हुआ वानिया, कोई परेशानी है? इसकी अम्मी से बगौर देखती हुई बोली, वो असल में अम्मी अब्बू, हमारी कंपनी की दुबई में 2 दिन बाद नई ब्रांच की ओपनिंग है। अब सर ने तमाम वर्कर्स को दुबई जाने को कहा है, लेकिन बेटे ऐसे अकेले इतनी दूर जाना सही नहीं है। इसके अब्बू परेशान होते हुए बोले, मैं जानती हूँ अब्बू, मैंने सर को मना भी किया पर उन्होंने सख्ती से मेरी बात रद्द कर दी। वो शदीद परेशान थी। अच्छा वानिया, अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो तुम शाहज़ेब को साथ लेकर जाओ। इसकी अम्मी इन दोनों को परेशान देखते हुए बोली, अल्लाह अम्मी, ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? मैं खामखा परेशान हो रही थी। वो खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, शाहज़ेब के साथ तो तुम जाओगी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। इब्राहिम साहब इनकी बात से मुंतफिक होते हुए बोले, ठीक है फिर मैं शाहज़ेब को बताती हूँ, फिर 2-3 दिन ऑफिस से लीव लेगा वो उठकर अपने रूम में जाती हुई बोली, सादिया मुझे तुम्हारी कज़न जावियर का नंबर चाहिए। उसने टेक्स्ट लिख कर सेंड किया। अगले 2 मिनट बाद नंबर के साथ आँख मारता हुआ इमोजी आया, जिसे इमामा इग्नोर करती वो नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ देर के बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? लाउड स्पीकर से उसकी भारी मगर दिलकश आवाज़ गूंजी। मैं इमामा बात कर रही हूँ। इसने गहरा सांस भर कर कहा, इमामा आप? शायद दूसरी तरफ इंसान को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी हैरत से भरपूर आवाज़ आई, कैसी आप? आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? अब वो कुछ शौकी भरे लहजे में कहा गया, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, जी कहे क्या बात है? अब कि वो थोड़ा सीरियस हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर बारात लेकर आएँ। इतनी जल्दी तैयारी कैसी होगी? वो थोड़ा परेशान हुआ। मैं चाहती हूँ सिर्फ सादगी से निकाह हो और रुखसती हो। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं इसी जुम्मे को निकाह और रुखसती का इंतज़ाम करता हूँ।
वो समझ गया था कि इमामा किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, पर वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था कि इसे पूछ सकता, और ख़ुद भी जल्द से जल्द इमामा को अपनी दस्तरस में लाने को वो बेताब था। शुक्रिया, एक और छोटी सी इल्तिजा है। वो जानती थी वो इसकी कई हर बात मानेगा। जी बोले। वो अब रिलैक्स फील कर रहा था कि इमामा भी इससे शादी के लिए राज़ी है। अगर आप इन सब में मेरा नाम ना... अरे रे, आप ऐसी क्या बातें कर रही हैं? बेफिक्र रहें, आपका नाम नहीं कहीं नहीं आएगा। उसकी बात बीच में काट कर उसने कहा, शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। इमामा ने कॉल काट दी और दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। उसे बहुत बड़ा फैसला किया था, क्योंकि अब वो मज़ीद अपनी मोहब्बत की तौहीन इसके साथ एक घर में रह कर नहीं करवाना चाहती थी। वो पिछले 2 दिन से कमरे में बंद थी। इसका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा था उस जालिम ने, कि सिर्फ दिल ही नहीं, उसकी पूरी ज़ात पर रेज़ा रेज़ा हो गई थी। ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर वो अपने आप को सज़ा देना चाहती थी। ना महरम से मोहब्बत की उसने मोहब्बत पर अपनी इज्जत निफ्स छीन ली थी। शाफे, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि उसके बाप के पुकारने पर उनकी तरफ मतवजा हुआ। ये कौन सा वक्त है घर आने का? उनका लहजा सख्त हुआ। मैं एक केस में बिजी था डैड। वो इनके करीब आकर नरमी से बोला, तुम आजकल काफ़ी गैर जिम्मेदार हो गए हो। घर में बहन की शादी है, थोड़ी दिलचस्पी लो, हज़ारों काम पड़े हैं और वक्त सिर्फ 1 हफ्ते का है। वो इसे समझाते हुए बोले, किसकी शादी? वह हैरान हुआ। इमामा की बात कर रहा हूँ। और कौन? क्या मतलब शादी इतनी जल्दी? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, उसके ससुराल वालों की तरफ से फ़ोन आया था कि वो जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ावियार को ऑफिस के काम के लिए कुछ अर्सा लंदन जाना है, तो वो चाहता है कि इमामा को साथ ले जाए अपने। उन्होंने सोफे पर बैठकर तफसील से बताया। शाफे को आसपास हर चीज़ साकित होती हुई महसूस हुई। वो बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ता रूम में गया और ठां की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर गया। घर की खामोशी में एक बार अरताश पैदा हुआ। मैम, आपके लिए कोई पार्सल आया है। वो पौधों को पानी दे रही थी, तब मुलाजमा ने उसकी तरफ बड़ा सा एक डिब्बा बढ़ाया। उसे हैरान होते हुए लिया। वो डिब्बा काफ़ी खूबसूरती से पैक था। इसने हाथ बढ़ाकर इस पर लगी छोटी सी चिट को खोला, जिस पर खूबसूरत से अंदाज में लिखा हुआ था, अगर आप ये कल पहन कर आएगी तो मुझे दिल से खुशी होगी। ये अल्फाज उसने न जाने कितनी दफ़ा पढ़े। वो बगैर नाम के भी पहचान गई थी। देने वाला कौन है, इससे अपने एहसास भी समझ नहीं आ रहे थे। क्यों वो इसे अपना अपना सा लगता है? क्यों इस दिन इसके पूछने पर वो अपने खौफ को जानते हुए भी वो इनकार भी ना कर पाई? अब भी ये तोहफा इसे बहुत से एहसासों से दो चार कर गया था, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो जल्दी से अंदर कमरे में गई और इसे खोल कर देखा, जिसमें खूबसूरत सा पठानियों वाला फ्रॉक था। वो कितनी देर उसे देखती रही, इस पर अपना हाथ फेरती रही। ये बहुत खूबसूरत एहसास था जो इसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था। अच्छा अम्मी अब्बू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ टाइम से खाइएगा अब्बू। वह इनसे मिलकर दुआ लेती हुई कार में बैठी। शाहज़ेब डिक्की में बैग रखकर वानिया के साथ पीछे आकर बैठा और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। इनका रुख अब एयरपोर्ट की जानिब था। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना सामान निकाला और किराया अदा करने के बाद अंदर की तरफ बढ़े। वहां बाहर ही वो रखे हुए बेंच पर बैठकर सबका वेट करने लगे ताकि एक साथ बोर्डिंग के लिए अंदर जाएं। कुछ देर में सब तकरीबन आ चुके थे, सिवाय खानजादा हादिर के। वो सब खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। आखिर वो भी वहाँ आता हुआ नजर आया, ग्रे 3 पीस सूट में, हाथों में महंगी तरीन घड़ी, अपनी खूबसूरती ग्रे आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस। वो शहाना चाल चलता हुआ इन सब की तरफ आया। पीछे इसके मुलाजिम इसका बैग थामे सर झुकाकर चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबने मतवजा होते हुए एक साथ कहा। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले मगरूर अंदाज में खड़ा गहरी नज़रों से वानिया इब्राहिम के साथ खड़े शाहज़ीब को दिख रहा था। सर, मुझे घर से अकेले आने की इजाज़त नहीं थी, तो मेरा कज़िन मेरे साथ आया है। वानिया इसका शाहज़ीब को देखना नोट कर चुकी थी, इसलिए वजाहत देती हुई बोली। खानज़ादा हादिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। सब अंदर की तरफ बढ़ गए। उनका पासपोर्ट देखते उन्होंने सबको अंदर जाने की इजाज़त दी। अपने सामान और अपनी चेकिंग करवाने के बाद वो लाइन में लग गए बोर्डिंग के लिए। खानज़ादा हादिर की बोर्डिंग पहले ही प्रोटोकॉल के साथ हो चुकी थी। वानिया और शाहज़ीब सब में आखिर में लाइन पर खड़े थे। वानिया ने सामने देखा, जहां वो एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए किसी से हम कलाम था। वानिया ने बोर्डिंग करवा ली तो वो थोड़ा आगे जाकर खड़ी हुई शाहज़ीब के लिए। सर, आप साइड पर हो जाएं। वहाँ पर बैठे आदमी ने उसका पासपोर्ट अपने पास रखते हुए इसे साइड पर होने को कहा। क्यों, क्या हुआ सर?
वो परेशान हुआ। सर, आपके पासपोर्ट में कुछ मसला आ रहा है, आप प्लीज़ दोबारा चेक करें। ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले साल इसी पासपोर्ट पर सऊदीया उम्रा के लिए गया था। वो इनकी तरफ झुकता हुआ बोला, सर मैं 3 बार चेक कर चुका हूँ, आप फ़िलहाल बाहर जाने के लिए अहल नहीं हैं। वो आदमी प्रोफेशनली अंदाज में बोला। वानिया मामला समझती हुई घबरा कर उसके पास आई। क्या हुआ शाहज़ीब? पता नहीं वानिया, ये क्या कह रहे हैं? कोई मसला है मेरे पासपोर्ट में, शायद मुझे न्यू पासपोर्ट बनाना होगा जिसमें 15 से 20 दिन से आराम से लग जाएंगे। वो परेशानी से बोला। शाहज़ीब तुम नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं वानिया तुम जाओ, बाकी भी बहुत सारी लेडीज़ जा रही है। नहीं शाहज़ीब मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारी बिगन इतना दूर। वो इसका हाथ थाम कर बोली, नहीं वानिया तुम जाओगी, मैं नहीं चाहता तुम किसी भी मामले में मुझ पर डिपेंड करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी वानिया बहुत ज़्यादा बहादुर है। अगर तुम इस ट्रिप पर ना गई तो शायद तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़े इस चीज़ का, जो कि मैं नहीं चाहता। किसी भी हाल में तुम मामू और मामी का आखिरी सहारा हो। तुम्हें उनके और अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करना है। ये तुम्हारी दुनिया देखने की पहली सीढ़ी है। यकीनन ये ट्रिप तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, इसलिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी वानिया का कोई भी ख्वाब अधूरा ना रहे। वो रही बात मामी और मामू जान की, मैं इन्हें समझा दूंगा कि तुम फिक्र मत करो। वो वानिया के दोनों कंधों पर हाथ रखे उसे समझाता हुआ बोला, जाओ शाबाश, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है। वो इससे मिलती हुई भारी दिल के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। क्या हुआ, तुम्हारा वो कज़न किधर है? इसे अकेला आते देखकर खानज़ादा हादिर ने पूछा, जिस पर वानिया ने उसे तफसील से सारा वाक़या बताया। ओ सैड। वो दोबारा आंखों पर चश्मा लगाता हुआ बस इतना ही बोला। ना जाने क्यों वानिया को इस पल इसकी आंखों में अजीब सी चमक महसूस हुई। वह इसकी तरफ तमस्करा कर देखता हुआ मुड़ा। इसके होठों पर कमीनगी से भरपूर मुस्कुराहट थी, जो वानिया की जानी पुष्ट होने की वजह से वो देख ना पाई। घर में शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही थी। इमामा ने किसी चीज़ में हिस्सा ना लिया था। वो सिर्फ अपने कमरे में बंद थी, हत्ता कि खाने के लिए भी बाहर नहीं निकली। एक हफ्ते से शाफे पिछले 3-4 दिन से मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। जावियार और इसकी अम्मी ने किसी भी किस्म का तकल्लुफ़ करने और जहेज़ लेने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसकी अम्मी उसके लिए उसकी पसंद से सूट बनवा रही थी। पिछले 2 दिन से राफे, ताई अम्मी और वो बाज़ारों के चक्कर काट कर शाम के वक्त वापस आते, क्योंकि वक्त बहुत कम था। आज सारे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि घर की पहली शादी थी। बाहर के सारे काम राफे और ताया अब्बू संभाल रहे थे। राफे सही मायनों में एक भाई होने का हक अदा कर रहा था। ताया अब्बू कितनी ही बार गुस्से से शाफी का नंबर डायल कर चुके थे, मगर वो आगे से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। शाफी की वजह से कई बार ताई अम्मी को इसके हिस्से की डांट खानी पड़ी। ताया अब्बू से सख्त खफा थे। शादी वाला घर था और इसको कोई अता पता नहीं था इसका। जाविया ने मामा को बहुत इसरार किया कि वो इसके साथ चले शॉपिंग पर। वो हर बार तबीयत खराबी का बोल कर टाल देती। नाचार वो अपनी पसंद से इमामा के लिए निकाह का जोड़ा लाया था। बिलाखिर वो दिन भी आ पहुंचा, जो किसी की ज़िंदगी में बहार तो किसी की ज़िंदगी में ख़ज़ा का मौसम लाने वाला था। निकाह की तकरीब का इंतज़ाम बाहर लॉन में किया गया था, जो कि निहायत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तकरीब सारी रात के वक्त थी। उसे नमाज का सलाम फेर कर अलमारी से कुरान पाक निकाला और जाए नमाज पर बैठकर उसे पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, लफ्ज़ आंसुओं की वजह से धुंधले होते जा रहे थे। इसे कुरान पाक बंद करके अपने सीने से लगाया और फुट फुट कर रो पड़ी। ना जाने कितनी देर वो कुरान पाक को सीने से लगाए रोती रही। या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं लोगों को बिना रोए फेस कर सकूँ। या अल्लाह अगर वो इंसान मेरी किस्मत में नहीं था तो तूने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत क्यों डाली। या अल्लाह जिस शख्स को मैंने रात के आखिरी पहर तहज्जुद में रो रो कर मांगा है, या अल्लाह आज उसी शख्स को मेरे दिल से निकाल दे। बेशक तेरे फैसले बेहतर नहीं बेहतरीन होते हैं। मैंने अपने आप को हालात और किस्मत पर छोड़ दिया है। या अल्लाह अब तू मेरा सहारा है, तो मुझे हिम्मत दे और ये रिश्ता दिल से कबूल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसने अपने आंसू साफ़ किए और आसमान की तरफ देखकर तकलीफ से मुस्कुराई और उठकर कुरान मजीद को चूमकर अलमारी में वापस रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वह नहाकर निकली तो 2 लड़कियां उसके बेड पर उसका इंतज़ार में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम ब्यूटी पार्लर से आई हैं। हमें मिस्टर जावियार दुर्रानी ने आपको तैयार करने के लिए भेजा है। वो इसे देखकर प्रोफेशनली अंदाज में बोली। इमामा ने सलाम का जवाब देते हुए
सर इस बात में हिलाया। अगले 1 घंटे के अंदर वो बिल्कुल मुकम्मल दुल्हन बनी तैयार थी। माशाल्लाह मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने अपने करियर में इतनी आप जितनी खूबसूरत दुल्हन को तैयार नहीं किया। इनमें से एक इसका मांग टीका सेट करते हुए बोली। इमामा को बिना कुछ बोले अपने हाथों को दिख रही थी जो बिल्कुल साफ मेहंदी से पाक थे। ओके मैम, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, हमें इजाज़त दे, हम लोग चलते हैं। वो इमामा से मिलती हुई बाहर चली गई। इमामा ने एक नज़र सामने शीशे में अपने आप को देखा। इस दिन के लिए इसने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। अगर आज वो उस शख्स की दुल्हन बनी होती तो इस वक्त इसके पैर ज़मीन पर ना टिकते, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ आंसू उसकी आंखों से निकलकर बेमोल हो गए। कमरे में मुकम्मल खामोशी और अंधेरे का राज था। वो बेड पर आंखों पर हाथ रखे लेटा हुआ, जबकि इसके सियाह चमकते हुए बूट बेड से नीचे लटक रहे थे। वो इस्लामाबाद से अभी कुछ देर पहले ही वापस आया था। घर में मुकम्मल शादी का समा था। घर का कोना कोना निहायत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। वो बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे में आया था। ना जाने कितनी ही देर वो इसी पोजीशन में लेटा रहा। म्यूज़िक की आवाज़ पर इसके जिस्म में हलचल हुई। वो वहाँ से उठकर खिड़की के पास आया जो कि बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। इसने जैसे ही खिड़की खोली बाहर देखा, अंदर और बाहर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खूबसूरती से सजे लॉन में काफ़ी तादाद में लोग जमा थे। इसकी नज़र स्टेज पर जावियार के साथ बैठी इमामा पर पड़ी तो वो साकित रह गया। वो खूबसूरत थी ये वो जानता था, मगर आज दुल्हन बनकर वो किसी आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। उसे नज़रें फेर कर हंसते हुए मुस्कुराते जावियार को देखा। उसे लगा जैसे इसका सारा जिस्म आग की लपेट में आ गया हो। मज़ीद उसे देखा ना गया। उसे ज़ोर से खिड़की की पट बंद किए और अपने अंदर की खौलन को कम करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। कपड़ों समेत शॉवर के नीचे खड़ा रहा। इसके अंदर लगी हुई आग शदीद से शदीद तर होती जा रही थी। ठंडा पानी भी दिल में लगी आग को बुझाने में नाकाम रहा। इसे पीछे मुड़कर चीखते हुए जोर और शोर से दीवार पर मुक्के बरसाए। साथ पड़ी हुई शॉवर जेल की बोतल को उठाकर इसने पूरी कुव्वत से शीशे पर दे मारी। ठा की आवाज़ के साथ शीशा चकनाचूर हो गया। कुछ ही पल में वो पूरी वॉशरूम का नक्शा बिगाड़ चुका था, मगर फिर भी इसके अंदर की खौलन कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। फिर वो मज़ीद वहाँ रुका नहीं, कमरे से ही नहीं बल्कि घर से ही निकल गया। दुरानी हाउस में इसका शानदार वेलकम किया गया था। छोटी मोटी रस्में करने के बाद इसे जावियार के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा बहुत खूबसूरत से अंदाज में सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। निकाह, रुखसती और यहाँ तक कि अब भी वो किसी रोबोट की मानीन बैठी थी। जावियार जैसे तैसे सादिया और बाकी कज़नों से जान छुड़वा कर दरवाज़ा बंद करते ही इसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट दर आई। जिसे चाहा उसे पा लेने का एहसास बहुत दिल फरेब लगा। अस्सलाम वालेकुम, इसे मुस्कुरा कर इमामा के सामने बेड की पायंती पर बैठते हुए कहा। इमामा की तरफ से कोई जवाब न आया। वो साइड टेबल की तरह से छोटा मगर खूबसूरत सा ज्वेलरी बॉक्स निकाला। इसे खोलकर इसमें मौजूद बेशकीमती ब्रेसलेट हाथ में लिया। अगर इजाज़त हो तो मैं ये ब्रेसलेट आपके खूबसूरत हाथों की जीनत बनाना चाहूँगा, जाविया ने दिलकशी से कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इमामा ने गहरा सांस लेकर अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। इमामा, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मुझ पर कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मेरे साथ कई लड़कियाँ पढ़ती हुई आई हैं। कुछ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, मगर कभी भी किसी लड़की को देखकर ये दिल इतना पागल नहीं हुआ जितना पहली नज़र में आपको देखकर ये दीवाना हुआ है। जब से आपको देखा है, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, बस एक आप ही मेरे जहन पर सवार रहती है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इमामा, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिसे चाहा उसे पा लिया। ब्रेसलेट पहनाकर वो उसकी हथेली चूमता हुआ बोला। इमामा की आंखें पानियों से भर गई। मैं जानता हूँ आपको कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैं नहीं जानता वो बात क्या है, ना ही मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपनी मर्ज़ी से पूरे दिल से जो बात हो मुझसे शेयर करें, बिना किसी झिझक के। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, आपका महाफिज बनकर। मैं जानता हूँ अभी आप इस रिश्ते को लेकर थोड़ी डिस्टर्ब है, और यकीन मानिए मेरी तरफ से भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। जब आप इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेगी तब हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। वो इसके आंसू साफ करता इसकी पेशानी चूम कर बोला। इतने मोहब्बत भरे लम्स पर इसकी आंखें इतने मोहब्बत भरे लम्स पर इसकी ज़ार व कतार रोने लगी। वो
जावियार उसे रोता देखकर इसे अपने सीने में भीज गया। इसका सहारा पाते ही इमामा टूट कर बिखरने लगी। जावियार ने इसे रोने दिया ताकि इसका दिल गम इसकी आंखों के जरिए बाहर निकल सके। कितनी देर वो इसकी पीठ थपथपाता रहा। बहुत सारा रोने के बाद इमामा को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो खज्जल सी होकर पीछे हटी। उसे छनपता हुआ देखकर जावियार खुलकर मुस्कुराया। चले, आप कपड़े चेंज करें, फ्रेश होकर इजी हो जाए, फिर सोते हैं। सुबह वलीमा है तो काफ़ी थकान देने वाला दिन होगा। वो इसकी नम पलकों को गौर से देखता हुआ बोला। इमामा बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इमामा, जावियार ने बेसाख्ता पुकारा। इमामा उसकी पुकार पर पीछे मुड़ी और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, वो उसे प्यार से देखता हुआ बोला। इमामा ज़्यादा देर इसकी आंखों में ना देख सकी, फ़ौरन वॉशरूम में गायब हुई। अगले दिन वो पठानियों वाला इसका दिया गया फ्रॉक पहन कर गई तो योशा का बार बार अपनी तरफ देखना वो नोट कर रही थी। वो इसे देखता तो नज़रें हटाना भूल जाता। उसके गाल शर्म से सुर्ख हो जाते। वो इस एहसास जब योशा ने इसका हाथ पकड़ कर सबके सामने रैंप वॉक की, इसे आज डर नहीं लगा लोगों से। आज इसे महसूस नहीं हुआ कि लोग इस पर हंसेंगे। इसे बस अपने हाथ पर इसका लम्स महसूस हो रहा था। आज पहली बार वो इतने लोगों में कॉन्फिडेंस सी चल रही थी। यह एहसास बहुत खूबसूरत था कि वो इसे अपने महाफिज लग रहा था। वो बहुत खुश थी। योशा किसी दोस्त के बुलाने पर उसे यहीं रुकने का बोल कर गया था। वो इसका इंतज़ार कर रही थी जब इसके कानों में कुछ आवाज़ें आई। जोया, तुम्हें वो सीनियर फ़ाइका आलिम याद है? हाँ यार याद है। वो कितनी खूबसूरत थी। दूसरी लड़की की आवाज़ आई। हाँ यार, उसकी खूबसूरती उसके लिए अज़ाब बन गई। उसकी पसंद से उसकी मंगनी अपने मामूज़ात के साथ हुई थी। 6 माह पहले दोनों में बहुत प्यार था। फिर एक दिन रास्ते से उसे किसी बड़े अमीर आदमी ने देख लिया और आखिर उसे अगवा करने में वो कामयाब हो गया। उस आदमी ने फ़ाइका को ज़्यादती का निशाना बनाया। वो लूटती पीटती हालत में इसके दरवाजे पर छोड़ गया। साथ बहुत सारी धमकियां भी दी कि पुलिस को पता न चले, वरना वो फ़ाइका के साथ ज़्यादती की वीडियो वायरल कर देगा। और जब फ़ाइका के मंगेतर ने उसकी हालत देखी तो वो वही रिश्ता तोड़ दिया। ओ यार, कितना बुरा हुआ बेचारी के साथ। इसके मंगेतर को चाहिए था कि उसका साथ देता इस वक्त, मगर इसे रिश्ता न तोड़ता। दूसरी लड़की ने तबसरा किया। हाँ यार, एक लड़की जिसके साथ ज्यादती हो चुकी हो, इसके साथ एक शरीफ खानदान का लड़का कैसे शादी कर सकता है? आवाज़ें अभी भी आ रही थी पर वो मज़ीद एक लफ्ज़ ना सुन सकी और वहाँ से भाग गई। योशा उसे भागता देखकर परेशान हुआ। वो भी उसे पुकारता हुआ उसके पीछे भागा पर वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुकी थी। कुछ देर पहले ही वो सब दुबई के एक मशहूर होटल में पहुंचे थे। दो दो करके सबको रूम्स दिए गए थे। सब काफ़ी थके हुए थे तो आते ही आराम करने अपने अपने रूम्स में चले गए। वानिया के साथ उसकी कोलीग फातिमा थी जिसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। काफ़ी देर सोने के बाद उसकी आंख असर की नमाज के लिए खुली। वो उठी और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज पूरी करने के बाद इसने फातिमा को नमाज के लिए उठाया जो भी उठने का कहकर दोबारा सो गई थी। वो मोबाइल चार्ज पर लगाती बाहर की जानिब बढ़ी। वो लंबी सी राहदारी से गुजरती हुई लिफ्ट तक पहुंची। लिफ्ट अभी ऊपर वाली फ्लोर पर थी। वो बटन दबाने के बाद इंतज़ार करने लगी। अगले ही पल लिफ्ट उसके सामने खुली। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई पर अगले ही पल उसे अपनी जल्दबाजी पर जी भर कर तीश आया जब खानज़ादा हदीर को पहले से वहाँ खड़ा देखा। लिफ्ट में वो और कोई भी मौजूद ना था सिवाय इन दोनों के। अस्सलाम वालेकुम सर, मरते ना या ना करते कि मसादिक वानिया को इसे मुखातिब करना पड़ा। आगे से कोई जवाब ना आने पर वो इसे दिल ही दिल में गालियों से नवाजने लगी। अचानक लिफ्ट एक झटके से रुकी और लिफ्ट में अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? वानिया दहल कर सीने पर हाथ रखती हुई खौफजदा अंदाज में बोली। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। खानज़ादा हादिर ने मोबाइल जेब से निकाल कर लाइट जलाते हुए कहा। मोबाइल की लाइट से अब लिफ्ट कदरे रोशन हो चुकी थी। उसने लिफ्ट में लगा इमरजेंसी बटन दबाया। हादिर ने नज़र फेर कर वानिया को देखा जो अब गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो इसकी तरफ बढ़ा। पैनिक मत करो, अभी लिफ्ट चल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। वो उसकी हालत देखकर उसे समझाता हुआ बोला। सर, मेरा सांस नहीं आ रहा, वो अटक अटक कर मुश्किल से बोली। इधर देखो मेरी तरफ। वो अपने होश में नहीं लग रही थी। मुसलसल गले को पकड़े वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वानिया, मेरी तरफ देखो। वह इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर कर बोला। वानिया ने नज़र उठाकर उसे देखा पर खौफ से उसकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वानिया, पैनिक मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो हाथ के अंगूठे से उसका गाल सहलाता हुआ बोला पर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हादिर को उसकी हालत देखकर परेशान हुई
परेशानी हुई। अब इसके पास एक ही हल था। वानिया होश हवास खोने लगी और झूल कर उसके बाजू में लहराई। हादिर ने एक हाथ उसकी कमर में डालते से सहारा देते हुए खड़ा किया और दूसरे हाथ से इसका चेहरा ऊपर उठाकर उस पर झुका और इसके लबों से लब जोड़कर अपनी सांस इसमें मुंतकिल करने लगा। कुछ देर बाद वानिया कुछ समझी और होश में लौटने पर इसे अपने इतने करीब महसूस करके उसे जोर से धक्का मारा कि खुद से दूर किया। खानजादा हादिर इसको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वह हैरान हुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत करने की? वो आपे से बाहर होती हुई जोर से चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बकवास कर रही हो? वैसे भी दुगनी आवाज़ में चिल्लाया, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, दिमाग तो आपका खराब हो गया है। अकेली लड़की को देख कर आपने मेरी हालत का फ़ायदा उठाया। मैं चुप नहीं रहूँगी, सबको चीख चीख कर बताऊँगी आपकी असलियत। वो चीख कर अपने होठ हाथ से रगड़ते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारी जान बचाई जाती। काश तुम्हें मरने देता मैं। वो और क्या कहा? अकेली लड़की को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया? तुम इस वानिया इब्राहिम, खुशफहमी से निकल आओ। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी ना हो तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना। मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। वो इसकी तरफ उंगली उठाकर सर्द लहजे में बोला। इसकी आंखें इंतहाई हद तक सुर्ख हो चुकी थी। वानिया की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी हुई। वो इस वक्त इंसान नहीं लगा। खुद को अकेला इसके साथ महसूस करके खौफ की लहर इसके सारे जिस्म में लहराई। वो वहीं नीचे घुटनों में मुंह छुपा कर रोने लगी। खानजादा हादिर ने इमरजेंसी बटन पर जोर से चिल्लाते हुए मुक्का मारा। इतने घटिया इल्ज़ाम पर इसके दिमाग की सारी रगें गुस्से से भड़क उठी। अचानक लिफ्ट में रोशनी हुई। लिफ्ट नीचे की तरफ गई। यकीनन खराबी ठीक हो चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही खानजादा हादिर बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकलता चला गया। बाकी सारे लोग वानिया की तरफ बढ़े, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वलीमा काफ़ी शानदार तरीके से हुआ था और वो जाविया चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। सभी ने काफ़ी सराहाया था। इमामा अपनी अम्मी से मिलकर बहुत रोई। राफी, ताई अम्मी, ताया अब्बू और अम्मी के आने से उसे सारा माहौल अपना अपना लगने लगा। इसे दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि वो दुश्मन जान नहीं आया था। इसकी शादी में शरीक ना होने पर इमामा मुतमईन थी, वरना इसने जो इतना बड़ा कदम उठाया था न वो उठाती। इसे देखकर इसके पैर डगमगा जाते। क्या भाई मामा, तुम ठीक हो? सब मेहमानों के जाते जाते काफ़ी देर हो गई थी। वो अपने दोस्तों से मिलकर दोबारा स्टेज पर आया। हाँ, सब ठीक है, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ। इमामा अपने हाथों को देखते हुए बोली, ओह आए, चलें हम रूम में चलते हैं। वो इसका हाथ थाम कर इसे उठाता हुआ बोला, चलें, यहाँ बैठे नहीं, पहले आप चेंज कर लें, लहंगा काफ़ी भारी है, आप डिस्टर्ब हो रही होगी। वो बेड की तरफ इशारा करता हुआ बोला। इमामा बिना कुछ बोले ड्रेसिंग टेबल के सामने रुकी और अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इमामा ने एक नज़र शीशे में पीछे जहाँ देखा, जावियार वहीं खड़ा टिटकी बांधे उसे देखता रहा था। इसके दिल में दर्द सा उठा। काश इस जगह जावियार नहीं शाफे खड़ा होता और वो भी उसे यूं ही देख रहा होता तो वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में समझती। मांग टीका उतारते हुए हाथ थम गए। एकदम इसे होश आया। इसे अपना मांग टीका नोच कर उतारा और भागते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। जावियार को इसका ये रवैया अचानक से समझ न आया। वो जहाँ का तहाँ हैरान खड़ा रह गया। सब इस वक्त दुबई में अपने बने नए ऑफिस में जमा थे। अभी कुछ काम रहता था जो आज के आज ही इन्हें मुकम्मल करना था, क्योंकि कल इस ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी थी। पिछले 5 घंटों से मुसलसल काम करने की वजह से इसकी कमर में दर्द शुरू होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपना अपना काम मुकम्मल करते दोबारा होटल की तरफ रवाना हो चुके थे। इसने आसपास नज़र दौड़ाई तो 2-3 लोगों के अलावा इसे कोई और नज़र न आया। वो मुतमईन होती दोबारा काम करने लगी। कल से उसका सामना दोबारा खानजादा हादिर से नहीं हुआ था। कल तक वो खानजादा हादिर को गलत समझ रही थी, पर जब फातिमा को इसने सारा वाक़या बताया तब फातिमा ने इसी को समझाया कि अगर कोई भी इस हालत में इसके साथ ऐसा होता तो यही करता। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। वो अपने रवैये की उसे माफ़ी मांगना चाहती थी। वानिया ऐसी ही थी कि अगर कोई इसे की गई गलती समझाता तो वो जल्दी समझ जाती। वो अपनी किए पर नादम भी होती। अब भी वो सोच रही थी कि मौके देखकर वो खानजादा हादिर से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसे अपना आप किसी की गहरी नज़रों के हिसार में महसूस हुआ। इसे सर उठाकर आसपास देखा तो कोई नज़र न आया। उसे हैरत हुई, पर वो अपना वहम समझकर दोबारा काम करने लगी। इस उलझन में वो ये भी भूल गई कि आसपास और भी मौजूद नहीं था। वो अकेली ही पूरे ऑफिस में काम कर रही थी।
इसे किसी के कदमों की आवाज़ आई तो उसने चौंक कर सर उठाया। सामने ही समीर, जो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, इसे खड़ा देखकर वह हैरान हुई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। समीर, तुम गए नहीं? वानिया अपना लैपटॉप बंद करती हुई बोली। नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो अजीब सी नज़रों से देखता हुआ बोला। वानिया की छठी ने उसे खतरा का अलार्म दिया। क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे थे? वो अपने आप को कॉन्फिडेंस जाहिर करते हुए बोली। वो बिना कुछ बोले शैतानी सी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ा। वानिया खौफजदा होती अपना बैग उठाकर पीछे दरवाजे की जानिब भागी। रुक, कहाँ भाग रही है साली? वो गाली निकालता इसके पीछे भागा और इसका बाजू पकड़कर दरवाजे से दूर धकेला। देखो, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। वो ऐसे कहती हुई दूर गिरे अपने बैग को देखती हुई बोली। इसका मोबाइल इसी में था और फातिमा या पुलिस को बुला सकती। जो होगा देखा जाएगा, पर आज तुम्हारे हुस्न का मजा ही लेकर रहूँगा। वो इसकी तरफ बढ़ा। वानिया अपने बैग की तरफ भागी और जल्दी से मोबाइल निकाला। रुक जा, तुझे बताता हूँ। वो इसका मोबाइल उसके हाथ से छीन कर जोर से फर्श पर मारा और एक जोरदार थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर रसीद करते हुए वानिया को पीछे धक्का दिया। वो औंधे मुंह जमीन पर गिरी। समीर ने नीचे बैठकर इसके बाल मुट्ठे में लिए और इसका सर अपनी तरफ मोड़ा। वानिया का होठ फट गया। भारी मर्दाना थप्पड़ से बालों से पकड़े उसे उठाया और खपासत से देखते हुए इसका दुपट्टा, जो सिर से ढलक कर गर्दन में पड़ा था, इसके तन से जुदा किया। वानिया ने चीखते हुए इसे अपना सारा जोर लगाकर धक्का मारा। समीर कुछ कदम दूर हुआ। वानिया इसी पल दरवाजे की सिमत भागी। इसके पीछे समीर भी गुस्से से भागा। वानिया दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि दरवाज़ा खुला और वो मुकाबिल आने वाले शख्स से टकराई। ओके बच्चा, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसने अलविदाई कलामात दोहराते हुए वीडियो कॉल बंद की। कल से इसके सर में शदीद दर्द था। इसे जब जब बहुत गुस्सा आता था तब इसके सर में शदीद किस्म का दर्द उठता। आज भी सारा दिन गुस्से की वजह से सर दर्द था और कुछ देर पहले ही वो उठा था। मल्हान से बात करने के बाद इसे ख्याल आया कि वो एक दफ़ा अपने वर्कर्स को देख ले, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसे सामने खुले हुए लैपटॉप पर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकाली और पहला मंजर देखते ही वो दंग रह गया। पूरे ऑफिस में वानिया अकेली ही थी। वो इसके सामने खड़े समीर की आंखों में हवस वही देख सकता था। आखिर वो भी एक मर्द था जो दूसरे मर्द की फितरत से बहुत अच्छे से जानता था। वो बिना एक पल भी ज़ाय किए साइड टेबल से चाबी उठाता हुआ बाहर की तरफ भागा। होटल से ऑफिस सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था। वो होटल से भागता हुआ आया और गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी जन से भगाई। इसका दिमाग मफलूज हो चुका था। वो एक और मल्हान नहीं बनने देना चाहता था। ऑफिस के बाहर पहुंचते ही उसने बिना गाड़ी को बंद किए बाहर निकाला और भागता हुआ दरवाजे की तरफ पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही अचानक कोई हवा के झोंके की तरफ से आके टकराया। इसने नज़र नीचे करके मुकाबिल को देखा। बिगे दुपट्टे के बिखरे बालों में थर थर कांपता वजूद अब इसके सीने से लगा हुआ था। इससे नज़र हटाकर इसने सामने देखा। इसकी आंखों में लहू उतर आया। सामने समीर सुर्ख चेहरा लिए खौफजदा अंदाज में खानजादा हादिर को दिख रहा था। इसे अपनी मौत इस पल नजर आई। वो यहाँ से भाग कर भी नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे के सामने इसकी मौत खड़ी थी। प्लीज़ मुझे बचाओ इस हैवान से। वानिया ने बरसती आंखों से खानजादा हादिर से इल्तिजा की। खानजादा हादिर वानिया को नरमी से अपने सीने से अलग करते समीर की तरफ बढ़ा और इसके मुंह पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। समीर की नाक से खून का फव्वारा निकला और वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। समीर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, तुमसे गलती हुई है? आइंदा तुझे गलती करने के लिए ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर खानजादा हादिर इस पर पागलों की तरह टूट पड़ा। वानिया अपने मुंह पर दोनों हाथ रखते फूट फूट कर रो पड़ी। खानजादा हादिर ने उसे इतना मारा कि वध मरा हो गया, लेकिन अभी भी उसे चैन ना आया। इसके अंदर का गुस्सा और वहशत बढ़ती जा रही थी। उसे आसपास देखा, सामने ही कांच का गुलदान पड़ा था। वो गुलदान से फूल नोच कर गुलदान अपने हाथ में लिए समीर के सर में दे मारा। समीर की फलक शकाफ चीख पूरे ऑफिस में गूंजी। वानिया ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए जोर से आंखें मीच ली। समीर के सर से खून निकलकर फर्श को दागदार कर रहा था। इतना शोर सुनकर गार्ड्स भागते हुए आए। सामने से गुजर कर हादिर को रोका। इस टाइम इंसान नहीं, वो हैवान बन चुका था। गार्ड्स के आने पर हादिर को वानिया का ख्याल आया। वो इसे यूं सरेआम सबके सामने रुस्वा नहीं होने दे सकता था। वो कुछ दूर पड़े वानिया का दुपट्टा उठाता हुआ वानिया की तरफ बढ़ा, जो घुटनों में सर्दियाँ मुसलसल काँप रही थी। खानजादा हादिर ने आहिस्ता से इसके गिर्द दुपट्टा उड़ाया और ना जाने
किस एहसास के तहत इसके गिर्द अपने बाजू लपेट कर इसे अपने सीने से लगाया। वानिया एक मेहरबान लम्स पाकर इसके शर्ट के कॉलर को पकड़ती जोर व कतार से रो दी। खानज़ादा हादिर ने इसके रोने पर अपनी गिरफ्त मजीद बढ़ाई और नम आंखों से आसमान की तरफ देखा। अपने रब का शुक्र अदा किया कि वक्त पर पहुंचकर इसने एक और मल्हान नहीं बनने दी। काश वो तब भी ऐसे ही मल्हान को बचाने पहुंच जाता तो आज इसकी बहन भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही होती। उसके तमाम ज़ख्म फिर से हरे हो गए थे। पिछले 3 दिन से मल्हान यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और वो रोज़ इसकी क्लास के बाहर घंटों गुजार देता, पर रोज़ ही उसे मायूसी का सामना करना पड़ता। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो कल्चर डे में तो बिल्कुल ठीक थी, पहले फिर ना जाने आखिर इसे क्या हुआ कि वो भागती हुई बिना मिले उसे घर चली गई थी। योशा ने उसकी क्लास की CRC से भी पता करवाने की कोशिश की थी, पर मल्हान के घर पर फ़ोन नहीं लग रहा था। इसे अब अपना बेवकूफ़ी का एहसास भी हो रहा था कि इतने दिनों से इसके साथ होने के बावजूद वो उसका नंबर क्यों नहीं ले सका। हाँ, इसे कभी ख्याल ही नहीं आया। पूरा दिन सोचने के बाद आखिर वो एक नतीजे पर पहुंचा। गाड़ी से उतरकर इसने सामने खड़े सफ़ेद आलीशान महल को देखा। ढलते हुए सूरज की रोशनी ने इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया था। वो कार का दरवाज़ा बंद करके गार्ड्स की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे खानज़ादा मल्हान से मिलना है। वो सामने खड़े 2 गार्ड्स को देखकर बोला, आप इनसे नहीं मिल सकते क्योंकि बड़े साहब दुबई गए हुए हैं और पीछे से ऑर्डर है कि किसी को भी घर के अंदर दाखिल नहीं होने देना। इनकी बात सुनकर योशा को परेशानी हुई, पर आप एक दफ़ा मल्हान मैडम से पूछकर तो देखिए, इन्हें कहीं योशा यूसुफ जई आया है, इनसे कहें। नहीं सर, सॉरी, हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं है, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। अच्छा, आपकी मैडम अकेली है क्या घर पे? वो कुछ सोचता हुआ बोला, जी सर, इस घर में सिर्फ वो दोनों बहन भाई रहते हैं, इनके अलावा और कोई इस घर में नहीं रह सकता। अब आप जाएं, हम मज़ीद आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो मायूस होता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है, जल्दी चलें, वो पैनिक कर रही है। वो दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। तभी एक नर्स भागती हुई आई। वो अरबी में उसे कहा, चूँकि इसका आना जाना यहाँ पर बहुत होता था इसीलिए उसे अरबी आती थी। उसकी बात सुनकर वो तेज़ तेज़ कदमों से वार्ड की जानिब बढ़ा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो मुझे, वो आ जाएगा यहाँ। अम्मी अब्बू बचाओ मुझे, वो मुझे नोच डालेगा। 2 नर्सें उसकी तरफ बढ़ी इसके दोनों हाथों को पकड़े हुए थी, क्योंकि कुछ देर पहले जैसे ही उसे होश आया वो अपनी ड्रिप को नोच कर निकालने की कोशिश करने लगी। तब जब से ही एक नर्स उसे पकड़ा हुआ था, वह अज़्ञानी होकर चिल्लाने लगी। खानज़ादा हादिर दरवाज़ा खोल कर अंदर आया तो इसकी यह हालत देखकर भागकर इसकी तरफ बढ़ा। आप दोनों छोड़ें और बाहर जाएं, मैं इन्हें संभाल लूँगा। शट अप वानिया। वो दोबारा अपने हाथ से ड्रिप नोच कर उतारने की कोशिश करने लगी। तब वो गुस्से से बोला, आई सेड स्टॉप इट। वो इस बार इतने गुस्से से चिल्लाया कि वानिया दम साधे उसे देखने लगी। देखो, होश में आओ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारी इज्जत बचा ली। वो इसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर रसान से समझाते हुए बोला। वानिया उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते देखकर खानज़ादा हादिर की आंखें सुर्ख हुई। देखो, रो मत, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई, तो अब रोने का क्या फ़ायदा। रो धो कर खुद को कमज़ोर मत बनाओ, बल्कि इस वाक़े से सबक लो और अपने आप को मज़ीद मजबूत बनाओ, ठीक है। बोलते हुए वो सामने ड्रिप को दिख रहा था। वाकई उसकी बातों का वानिया पर असर हुआ। इसने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करके खानज़ादा हादिर की तरफ देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वहाँ पर वक्त पर शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह पाक का अदा करो। इसने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। ड्रिप मुकम्मल हो चुकी है, मैं नर्स को बुलवाता हूँ, फिर होटल्स के लिए निकलते हैं। वो भी ना इसकी तरफ देखे बाहर की सिमत बढ़ा। सुबह को जावियार ऑफिस जाते हुए इसे अम्मी की तरफ छोड़ गया था। वो सब घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुई। वो काफ़ी देर अपनी अम्मी से बातें करती रही। फिर उससे बातें करते करते अम्मी की आंख लग गई तो वो इन्हें बिना डिस्टर्ब किए दबे पाँव बाहर निकल आई। वो बाहर लॉन में आई तो पूरे आसमान को काले बादलों से ढका देखकर वो बेइंतहा खुश हुई। इस मौसम की वह हमेशा से ही दीवानी थी। इसके अंदर खुशगवारियत सी फैल गई। वो अपने सैंडल पाँव से निकाल कर वहीं रखती नंगे पाँव घास पर चलने लगी। कतार में लगे रंग बिरंगे गुलाब के फूलों को देखकर इसे अपना आप इनकी तरह तरोताज़ा महसूस होने लगा। अचानक बिजली ज़ोर से कड़की। वो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। इमामा अपने दोनों हाथ फैलाए आसमान की तरफ
चेहरा करके आंखें बंद करते गोल गोल घूमने लगी। सुर्ख अनारकली फ्रॉक में इसके तरफ में घूमता इमामा को और भी ज़्यादा परजोश कर रहा था। शाफे दरवाजे से बाहर निकला तो इसकी नज़र इमामा पर पड़ी तो वो मायूस रह गया। इतना मुकम्मल मंजर इसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके दिल ने इसे करीब से देखने की ख्वाहिश की। वो भी ना सोचे अपने दिल की पुकार पर लब्बैक कहता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। इमामा ने किसी की मौजूदगी को महसूस करते आंखें खोलकर सामने देखा तो दंग रह गई। कुछ फासले के कदमों पर खड़ा शाफे हैदर इसके दिल की दुनिया में कहराम मचा गया। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की के मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर खुश हो जाऊंगा? तो ये तुम्हारी भूल है। तुमने अपनी वैल्यू ज़ीरो कर ली मेरे सामने। मैं तुम जैसी लड़की पर थूकना भी पसंद नहीं करता। कजा की मोहब्बत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके जहन के पर्दों पर इसके हकारत में डूबे हुए अल्फाज आए। वो होश में आती हुई बिना उसकी तरफ देखकर साइड से निकलने लगी। इमामा, शाफी की पुकार पर वे एक लम्हे को ठहरी। मैं तुम जैसी लड़की पर थूकना भी पसंद नहीं करता। एक बार फिर वही अल्फाज उसके जहन के पर्दों पर लहराए। बिना एक पल ज़ाय किए वो वहाँ से भागती चली गई। पीछे शाफे गहरा सांस लेते आसमान की तरफ बेबसी से देखने लगा। तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने मोबाइल पॉकेट से निकाला और यस करते हुए कान से लगाया। सर, एक खुशखबरी है, आपका शक सही निकला। दूसरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी यकीनन वो इसके लिए फ़ायदेमंद थी, जिसे सुनते इसकी आंखों की चमक में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। वो खूबसूरत सी काली घेरेदार पाँव को छूती मैक्सी पहने, लंबे घने बालों को कर्ल करके पीछे कमर पर छोड़े शीशे के सामने खड़ी अब वो अपनी लंबी घनी पलकों पर मस्कारा लगा रही थी। यार फातिमा, कहीं हमें लेट तो नहीं हो गए? वानिया गले में दुपट्टा डालते हुए घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा। वो हील्स पहनते हुए हंसते हुए बोली। बस 1 घंटा? वो इसकी नकल करती बैग उठाकर जाने के लिए दरवाजे की सिमत बढ़ी। खानज़ादा हदीर की तरफ से गाड़ियाँ इन सब को लेने के लिए पहले ही होटल के बाहर मौजूद थी। पार्टी दुबई के एक मशहूर होटल में थी। वो दोनों गाड़ी से उतरी। पार्किंग में भी एक लंबी कतार थी गाड़ियों की। वो दोनों वहाँ से गुजरती हुई इंटेरियंस तक पहुँची और कार्ड दिखाकर अंदर की तरफ बढ़ी। अंदर एक अलग ही किस्म का समा था। औरतों और मर्दों की एक बहुत ही तादाद वहाँ मौजूद थी। मुकम्मल मगरिबी लिबास में औरतें मर्दों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी। पूरी पार्टी में शायद वो दोनों ही थी जो मशरक़ी लिबास पहने हुए थी। वो दोनों आगे बढ़ी और एक कोने में मौजूद सोफे पर बैठ गई। ये माहौल इनके लिए बिल्कुल नया था। इन्हें यहाँ आए हुए कुछ ही देर हुई कि अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। स्पोर्ट्स लाइट की रोशनी हॉल के विसत में खड़े खानज़ादा हादिर पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट थैंक माय अल्लाह who award my soul my many height, alhamdulillah. And secondly, welcome this party. I'm happy that all of you come here, and I am thankful to all of you because of your guys today. All this called the possible. This is a hug success for all as and hope you guys will be enjoy her. वानिया यकटक उसे देखे जा रही थी। ग्रे 3 पीस सूट में एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरे हाथ से माइक पकड़े वो मुस्कुराते सबसे मुखातिब था। वानिया ने पहली दफ़ा उसे मुस्कुराते देखा। ग्रे आंखें मुस्कुराने के सबब थोड़ी छोटी लग रही थी। दाएं गाल पर पड़ता डिम्पल इसकी मुस्कुराहट को मज़ीद 4 चांद लगा रहा था। वो खूबसूरती का एक शाहकार था, मर्दाना वजाहत से मालामाल। इसको देखते हुए बेख्तियार वानिया के मुंह से निकला, परिस्तान का शहजादा। क्योंकि इतना मुकम्मल हुस्न इसने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। उसे हमेशा से लगता था मुसन्निफ सिर्फ तसरवाती हुस्न लिखता है, पर आज इसने खानज़ादा हादिर को देखकर मान लिया था वाकई मुसन्निफ सच लिखता है। फातिमा के हिलाने पर वो होश में आई और इसे अपनी सोच में हैरत हुई। वो ये सब खानज़ादा हादिर के बारे में सोच रही थी, जिसे देखते ही उसे उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता था। शायद ये कल के वाक़े का असर था। कल के बाद वो इसे एक मोहसिन के रूप में देख रही थी। इसके समझाने का बहुत ज़्यादा असर हुआ था वानिया पर कि वो इस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, शायद वो इतना भी बुरा नहीं था जितना वो ऊपर से बनता था। वानिया की राय इसके लिए मुतालिक बदली। वानिया, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? फातिमा ने दोबारा से उसे हिलाया। हाँ,
क्या कह रही हो तुम? वो सोचों से बाहर निकलती हुई बोली, तुम कहाँ गुम हो? मैं कब से तुम्हें एक बात कह रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। अब कि वो थोड़ी नाराज़ हुई। सॉरी यार, अच्छा बोलो, क्या कह रही थी तुम? वानिया एक हाथ से कान पकड़ते हुए शर्मिंदगी से बोली, अच्छा मैं कह रही थी कि हमें जाकर सर को मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ फातिमा, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, चलो फिर चलते हैं। वो दोनों सामने खड़े खानज़ादा हादिर की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके पास पहुंचकर फातिमा ने ऊंची आवाज़ में उसे मतवजा करते हुए कहा। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उनकी तरफ मुड़ा और एक निगाह कंफ्यूज खड़ी वानिया पर डाली और फातिमा की तरफ मतवजा हुआ। थैंक्स, इनमें आज सब लोग भी बराबर के आप शरीक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। फातिमा के कोहनी मारने पर वो जल्दी से बोली। खानज़ादा हादिर ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो अब मुकम्मल वानिया की तरफ मुतवज्जा था। उसकी गहरी ग्रे आंखें इस वक्त वानिया पर टिकी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, वो पर एतमाद लहजे में बोली और वो सर हिलाता हुआ बिना मजीद कुछ बोले वहाँ से चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया से बाहर निकला तो सामने ही उसे एक लड़की के साथ मल्हान बैठी हुई नजर आई। आज पूरे एक हफ्ते के बाद वो इसे नजर आई थी। वो अपने दोस्तों को एक्सक्यूज़ करता हुआ मल्हान की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वो गला खनखारते उसे अपनी मतवजा उसे करने के लिए ऊंची आवाज़ में बोला। मल्हान ने चौंक कर किताब से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कहाँ गई थी आप? बिल्कुल गायब हो गई आप। आपको पता है हमने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की? वह उसके सामने बैठते बेसब्री से बोला। मल्हान ने गोद में रखे हाथ पर दूसरे हाथ के नाखून जोर से चुभोए। उसके पास इन सवालात के कोई जवाब नहीं थे। वह अपनी किताब बंद करके उठने लगी। क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात का जवाब तो दे। योशा ने उसे उठता देखकर परेशानी से कहा। मल्हान इसकी बात को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ी। क्या हुआ है, आप मुझसे नाराज़ हैं? वो उठकर उसके पीछे चलता हुआ बोला। मल्हान का रवैया उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, आप सुन रही है मेरी बात? वो झुंझला कर उसके आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? आपको मुझसे बात क्यों नहीं करनी? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मल्हान का ये रवैया अब इसके दिल को ठेस पहुंचा रहा था। अब बस मुझसे दूर रहें। वह अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए बोली। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मुझे मेरा कसूर तो बताएं। आखिर मुझसे से कौन सी गलती हुई है जिसकी बिना पर आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही है? अब केस का लहजा इल्तिजाइया था। बस आप मुझसे दूर रहें। आप एक नामहरम हैं और नामहरम कभी दोस्त नहीं होता। वो सिर्फ कब्र का सांप होता है। नामहरम से दोस्ती की इजाज़त मुझे मेरे अल्लाह ने नहीं दी। अब की बार वो इसकी आंखों में देखती हुई बोली। नामहरम लफ्ज़ योशा यूसुफ जई दिल में तीर की तरह चुभा। ठीक कह रही हैं आप, मैं आपसे दूर रहूं क्योंकि मैं एक नामहरम हूँ आपके लिए। तो क्या अगर मैं आपको महरम बन जाऊँ तो? सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? वो नासमझी से बोली। कुछ नहीं, और आइंदा मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। वो इस पर अलविदाई नज़र डालता एक कदम से मुड़ा। अब वो मल्हान से इसका महरम बन कर ही मिलेगा। सर आपसे मिलने कोई आया है। वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फाइल्स रीड कर रहा था जब इसे किसी के आने की खबर मसूल हुई। वह अंदर भेजने का कहकर फाइल समेटने लगा। तभी अंदर आने वाली हस्ती को देखकर वो ज़रा भी हैरान ना हुआ। वो खुलकर तमस्कराना अंदाज में मुस्कुराया। आओ, मुझे यकीन था तुम एक दो दिन में ज़रूर मुझे मिलने के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद करोगे। शाफे हैदर शाह कुर्सी की पुश्त से लगकर आरामदा अंदाज में तंजिया हंस कर बोला। मुकाबिल शख्स का इसका तंजिया लहजा चुबा तो सही, पर वो कड़वा घुट भर कर रह गया और चलता हुआ सीधा इसके सामने वाली कुर्सी पर टांग चढ़ा कर बैठा। मुझे मालूम हुआ है तुम यहाँ क्यों आए हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करूँगा। शाफे हैदर शाह का आज अंदाज ही निराला था। जब तुम सब जानते हो तो ये भी पता होगा ये केस कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है तुम्हारे लिए। फिर भी ये केस तुमने लड़ने का फैसला कर लिया तो तुम बहुत बहादुर हो या इंतहाई बेवकूफ़। मुकाबिल का अंदाज उसे मामले की संगीनी समझाने वाला था। ये सब मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ तुम मेरे गमगार बनकर नहीं बल्कि तुम जैसे लोग तुम किसी के गमगार हो ही नहीं सकते सिवाय अपनी जान वो माल के। शाफे हैदर शाह अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए बोला। तुम इस केस में हाथ मत डालो, ये बेवकूफ़ी है। दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी मत दो। अगर वाकई अपनी फैमिली और खुद से मखलिस तो पीछे से हट जाओ। इसका अंदाज वाज़े धमकाने वाला था। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा यहाँ आना बेकार हो गया क्योंकि ये केस मैं ले चुका हूँ और जीत कर ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह।
वह आगे को झुकता हुआ दोनों कलाइयाँ मेज़ पर टिका कर इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर वाज़ेह किया कि अब वो किसी हाल में भी पीछे नहीं हटेगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे साले साहब, मैं तो यहाँ एक बहनोई होने की वजह से तुम्हें समझाने को आया था। अब अगर तुम ही अपना भला नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। जावियार दुर्रानी का तंज इसे तीर की तरह चुभा। वो लब भींच कर रह गया। अब अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे, चलता हूँ। तुम्हारी बहन इंतज़ार कर रही होगी मेरे बगैर दिल नहीं लगता उसका। जावियार कमीनगी से आंख मारता हुआ वहाँ से निकला। शाफी ने उसकी बात पर जोर से अपनी मुट्ठियाँ भींची। कैसा गुजरा तुम्हारा दुबई का ट्रिप? अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा इसकी तरफ देख कर पूछा, जो अपने कपड़े सूटकेस से निकाल कर अलमारी में हैंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, वो इसकी तरफ मतवजा होते हुए बोली। पार्टी खत्म होते ही अगली दोपहर को इनकी पाकिस्तान वापसी थी। दुबई से पाकिस्तान और एयरपोर्ट से घर आते ही इन्हें काफ़ी रात हो गई थी। अपने अम्मी अब्बू से मिलने के बाद वो सो गई थी। फिर वो दोपहर में नमाज पढ़ी और सोचा कि कपड़े अपने वापस अलमारी में हैंग कर लें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस ट्रिप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्र है तुम चली गई। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे मिस किया? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बेड पर बैठकर गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। वानिया ने अलमारी का पट बंद करते हुए मुड़कर शाहजिब की जानिब देखा। इसके जहन में दुबई में गुजरे दिनों की याद लहराई। इसका और खानज़ादा हदीर का लिफ्ट में बंद हो जाना, खानज़ादा हदीर की कुर्बत, खानज़ादा हदीर का इसे समीर से बचाना, खानज़ादा हदीर इससे प्यार से मोहब्बत से समझाना, वो सब याद करते हुए इसे अचानक महसूस हुआ इसने एक लम्हे को भी शाहजीब को याद नहीं किया था। इसके हर याद में खानज़ादा हदीर क्यों था? वो अजीब से एहसास में आग घिर गई। क्या वानिया, किन सोचों में गुम हो गई हो? शाहजीब इसके सामने चुटकी बजाता हुआ बोला। कुछ नहीं। अच्छा, बाहर चलते हैं नीचे, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। शाहजीब से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में बाहर निकली। शाहजीब भी कंधे उचकाता हुआ इसके पीछे लपका। गाड़ी ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से होती हुई एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने भागकर दरवाज़ा खोला। गाड़ी खूबसूरत से रोश पर दौड़ती हुई गैराज में रुकी। उसकी गाड़ी पहचानने वाले मुलाजिम खुशी से अंदर इतला देने भागे। लट्ठे के सफ़ेद शलवार कमीज़ पर हाफ वाइट शॉल कंधों पर डाले, पैरों में 4 सदा चप्पली पहने वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। धूप की तपिश पड़ते ही उसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा मजीद सुर्ख पड़ा। बाहर निकलते ही सारे मुलाजिम भाग कर इससे मिले। वो मुस्कुराता हुआ सबसे हाथ मिलाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही सामने उसकी माँ पठानी फ्रॉक में दुपट्टे का एक कोना मुंह में डाले मुस्कुराती हुई दोनों बाहें खोले उसकी तरफ भाग कर आ रही थी। वह आगे बढ़ा और अपनी माँ के गिर्द अपने दोनों कसरती बाजू बांधे इनके सर पर बोसा दिया। सोबिया खानम, दरिया खानम, बुलाओ सबको, देखो कौन आया है। वह इसका माथा चूमती हुई खुशी से अपनी दोनों बेटियों को आवाज़ें लगाती हुई बोली। मैं, कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ मोरे, आप कैसी हैं? वह इन्हें अपने बाजू के हल्के में लेता हुआ सोफे पर बैठा। सामने किचन से 3 जवान खूबसूरत लड़कियां पठानी फ्रॉकों में अपना आधा चेहरा दुपट्टे से ढके उसकी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ी। सोबिया खानम और दरिया खानम, जो कि इसकी सगी बहनें थी, वो खड़ा होता हुआ इनके सर पर हाथ रखता हुआ इनसे मिला और तीसरे वजूद को सिरे से ही नज़रअंदाज करता पलूशे, जो कि इसकी बचपन की मंग थी, इसका गरीज समझते हुए दोबारा किचन में चली गई। अम्मी, आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं आगा जान से मिलकर आता हूँ। वो उठकर मर्दान खाने की तरफ बढ़ा। लंबी सी राहदारी से गुजरते हुए वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ा। आगा जान बेड पर लेटे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। उसे देखते ही हैरत ज़रदा हुए। आओ, तुम कब आए? वो ऐनक उतार कर सीधे होकर बैठे और आगे बढ़कर इनकी बाहों में वो समाया। योशा यूसुफ जई खानदान का इकलौता लड़का होने की वजह से आगा जान की आंखों का तारा था। आगा जान योशा को अपना गुरूर कहते थे। वो एक पल को भी योशा को अपने नज़रों के सामने से दूर नहीं करना चाहते थे, पर इसकी जिद पर इन्हें उसे शहर भेजना ही पड़ा। मैं बस अभी अभी आया हूँ आगा जान, आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख लिया हूँ तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इनके सामने बेड पर आरामदेह अंदाज में बैठा इनसे बातों में मशगूल हो गया। जावियार दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आया तो इमामा को घुटनों में मुँह दिए सोफे पर बैठा पाया।
वो गला खनखारता हुआ इसके साथ सोफे पे बैठा। इमामा ने सर उठाकर एक नज़र उसे देखा और दोबारा घुटनों में सर दे दिया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जावियर इसके कंधे पर हाथ रखते फिक्रमंदी से बोला। इमामा ने इसके हाथ को झटका। प्लीज़ आप थोड़ा दूर होकर बैठे। वो इसके करीब आने पर झुंझलाई। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, पूरा हक रखता हूँ तुम पर। जावियर का लहजा सख्त हुआ। हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरे शौहर हैं, पर मैं इतनी जल्दी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इमामा कहती हुई उठी। जावियर ने फ़ौरन से इसका बाजू पकड़कर दोबारा से उसे सोफे पर धकेला। ये क्या बदतमीज़ी है, आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा इसके सोफे पर धकेलने पर हैरत वो सदमे से चिल्लाई। बदतमीज़ी मैं नहीं, तुम कर रही हो। ये किस चीज़ का शौक मना रही हो तुम? 15 दिन हो गए हमारी शादी को, एक दफ़ा भी तुम मेरे करीब नहीं आई वो, और ना ही मुझे आने देती हो। मैंने शादी तुम्हें अपने रूम में शोपीस सजाने के लिए नहीं की। जावियर गुस्से से नागवार अंदाज में बोला। इमामा बिना कुछ बोले दोनों हाथ मुंह पर रख के रोने लगी। इसके रोने पर वो होश में आया और शाफे हैदर शाह का गुस्सा शायद इमामा पर निकाल चुका था। इसे अपने आप पर जी भर कर तावाया। आई एम सॉरी इमामा, मुझसे गलती हो गई। मैं किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल गया हूँ। प्लीज़ अब रोना तो बंद कर दो, वो नादामत भरे लहजे में बोला। इमामा बिना कुछ बोले, बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम में बंद हो गई। क्या हुआ है, तुमने बाइक क्यों रोक दिया? बाइक के रुकने पर वानिया ने हैरत से शाहजीब से पूछा। मैंने नहीं, खुद रुक गया है, वो किक मारता हुआ बोला। क्या मतलब, बाइक खराब हो गया है? हाँ, लग तो यही रहा है। यार शाहजीब, एक तो तुम्हारा ये खटारा मोटरसाइकिल भी ना मजाल है जो कहीं बिना रुके पूरा रास्ता ले जाए। एक तो मैं पहले से ही लेट थी, अब तुम्हारी वजह से मज़ीद लेट हो जाऊंगी ऑफिस से। वो झुंझला कर बोलती हुई बाइक से नीचे उतरी। यार सब्र करो वानिया, 1 मिनट मुझे चेक करने दो। वो मुसलसल किक मार कर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं चुप हूँ, जल्दी जल्दी करो, मुझे बहुत डांट पड़ेगी सर से। वो अपना दुपट्टा सेट करती हुई उसे देखते हुए बोली। खानज़ादा हादिर मल्हान को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके अब किसी मीटिंग के सिलसिले में जा रहा था। तभी अचानक ड्राइव करते हुए इसकी नज़र दूर खड़ी वानिया पर पड़ी, जो मुस्कुराती हुई कुछ कह रही थी। खानज़ादा हादिर ने नज़र मोड़कर 4-5 कदम की दूरी पर बाइक पर बैठे शाहजीब को देखा। तभी सिग्नल रेड हो गया। वो गाड़ी रोके मुसलसल सर्द आंखों से वानिया को दिख रहा था। इसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर सख्त से सख्तर होती जा रही थी। कुछ ही लम्हों में सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया। दोबारा तो गाड़ियां फिर तेजी से इतराफ में दौड़ने लगी। इसने स्पीड बढ़ाते गाड़ी के आगे बढ़ाई। बस शाहजीब, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा ये खटारा मोटरसाइकिल अब बिल्कुल जवाब दे चुका है और मैं अब ऑफिस से बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो अब मैं कोई रिक्शा या टैक्सी कर लूँ, रिक्शा या टैक्सी लेकर जा रही हूँ। वो शाहजीब से बोलती पीछे मुड़कर कोई रिक्शा या टैक्सी तलाश करने लगी। तभी ज़ोरदार धमाके की आवाज़ पर वो चीख मारती हुई उछली और पीछे मुड़कर देखा तो एक गाड़ी शाहजीब को टक्कर मारती हुई बहुत आगे निकल चुकी थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि शाहजीब मोटरसाइकिल समेत बहुत दूर जा गिरा था। वो आवाज़ भागता सी शाहजीब की तरफ भागी। शाहजीब, शाहजीब, वो मुसलसल चिल्ला रही थी। खून में लथपथ वो सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। आसपास बहुत सी गाड़ियां अब रुक चुकी थी। वो लोग भागते हुए इनकी तरफ आए। वो नीचे बैठती शाहजीब का सर अपनी झोली में रखकर इसके गाल जोर जोर से थपकाने लगी। कोई मदद करो प्लीज़, खुदा का वास्ता। वानिया आसपास खड़े आदमियों को चिल्ला कर बोली तो कुछ आदमी आगे आए और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाला। वो भी उनके साथ गाड़ी में सवार हुई और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। अस्पताल पहुंचने तक वो मुसलसल रोती रही थी। शाहजीब इस वक्त आईसीयू में था। पिछले 3 घंटे से इसके पास कोई होश ना था। इसके पास आसपास होना था ना। ओहो, 3 घंटे से उसे आसपास का कोई होश ही ना था। वो बस रोए जा रही थी। इसकी अम्मी अब्बू और शाहजीब के वालिदैन को भी खबर मिल चुकी थी। वो भी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। शाहजीब की माँ का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। इकलौते बेटे की ऐसी ही हालत इनसे देखी ना जा रही थी। वानिया की अम्मी मुसलसल तस्बीहात पढ़ती इसकी सेहत की और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ गो थी। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर बाहर आए और सब डॉक्टर की तरफ लपके। देखिए, पेशेंट का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। पाँव की हड्डी और सर पर शदीद गहरी चोट आई है और खून भी बहुत बह चुका है। हमने इन्हें खून की बोतलें लगाई है। अभी तक वो होश में नहीं आए हैं। 24 घंटे बहुत अहम है उनके लिए। अगर इन 24 घंटों में उन्हें होश ना आया, या तो वो कोमा में चली जाएगी या तो फिर बस आप लोग दुआ करें। ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। वो कहते हुए आगे की तरफ बढ़े। पीछे वो सब क़यामत की जर्द में थे।
इन्हें एक दूसरे को संभालने तक का होश नहीं था। अगले ही लम्हे शाहजिब की माँ होश हवास से बेगाना होती अस्पताल के फर्श पर गिरी। शाहजिब के अब्बू और इसकी अम्मी अब्बू इसकी फुप्पू को उठाते हुए डॉक्टर की तरफ भागे। वानिया वहीं साकित खड़ी रह गई। फुप्पू प्लीज़ कुछ खा ले, देखिए चंद ही घंटों में आपने क्या हालत बना ली है अपनी। शाहजिब उठेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे कि ऐसा ख्याल रखा है तुमने मेरी माँ का। सबकी हालत देखकर इसे संभालना पड़ा था, क्योंकि अगर वो बिखर जाती तो इसके घर वालों को कौन संभालता। अपने आप को मजबूत करती वो सबको बारी बारी कुछ ना कुछ खिला रही थी। बाकियों ने थोड़ा खा लिया था, पर शाहजिब की अम्मी की बस एक ही रट थी कि वो शाहजिब को जब तक अपनी आंखों से सही सलामत नहीं देखती वो ना ही कुछ खाएगी ना ही कुछ पिएगी। इसी जिद की वजह से मुसलसल उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। प्लीज़ थोड़ा सा तो खा ले, बस थोड़ा सा। उसे ऐसे ही खाने से इनकार करके अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर रही है। रिस्क को ठुकराना कोई अच्छी बात तो नहीं है फुप्पू। वानिया ने निवाला इनके होठों के करीब करते हुए बेबसी से कहा। राहिला, वानिया ठीक कह रही है, खाने से कैसी नाराज़गी, और वैसे भी मायूसी कुफर है। तुम हिम्मत से काम लो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। वानिया की अम्मी रसान से समझाती हुई बोली। इनके समझाने का असर था कि उन्होंने थोड़ा सा खाना खा लिया। वानिया इन्हें दवाइयाँ खिलाकर बाहर निकली। मगरिब की अजान होने वाली थी। सुबह से अब तक शाहजिब को होश नहीं आया था। असर की नमाज पढ़कर उसने ना जाने कितनी देर उसकी सलामती की दुआएं मांगी। वो बाहर अस्पताल के गार्डन एरिया में निकल आई। सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला था। मरीजों के साथ आए लोग हर जगह परेशान सी सूरत लिए बैठे थे। इतने लोगों के बावजूद एक दिल को चीरती खामोशी थी। वानिया ने अपने अब्बू और अंकल की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो दोनों इसे अस्पताल के दरवाजे के पास अलग थलग के कोने में परेशान से खड़े हुए नजर आए। वो जल्दी से उनके करीब गई। इसके अब्बू फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक तारीकी सी थी। क्या वो अंकल, सब तो ठीक है ना? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? इंशाल्लाह शाहजिब को जल्दी होश आ जाएगा। वो इनके साथ बेंच पर बैठती हुई बोली। बेटे, शाहजिब के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से इन्हें शाहजिब का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो लंबी सांस भरते चुप हुए। पर अंकल बताएं प्लीज़, वो ठीक तो हो जाएगा ना? इनकी बात अधूरी छोड़ने पर इसका दिल जैसे रुक गया। वो बेबसी से गोया हुई। ऑपरेशन के लिए 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो मैंने मैं सारी अब तक शाहजिब के इलाज में लगा चुका हूँ। बेबसी ही बेबसी थी। अंकल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम लोग भी तो है ना, आपकी मदद करेंगे। अम्मी और फूफू के जेवर भी तो हैं, हम इन्हें बेच लेते हैं, कुछ ना कुछ तो पैसे वहाँ से भी आ जाएंगे। वो इन्हें दिलासा देती हुई बोली। बेटे, मैं इनका पहले से ही सौदा लगा चुका हूँ। सारे जेवरात मिलाकर ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपए ही बनेंगे। अब की बार इसके अब्बू फ़ोन जेब में रखते हुए इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। इब्राहिम, तुम्हारी बात हुई डीलर से? वो क्या कह रहा था? भाई साहब, वो लोग तो कह रहे हैं कि वो कल शाम तक घर देखने आएंगे, तभी वो कुछ फैसला करेंगे कि वो घर खरीदना चाहते हैं या नहीं। अंकल आप अपना घर बेच रहे हैं? वानिया हैरत से बोली। हाँ बेटे, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं। इनकी बात सुनते ही वानिया की आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, पर कल शाम तक वो लोग देखने आएंगे, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना शाहजिब की जान को खतरा है। वो बेबसी से कहते बात को अधूरा छोड़ गए। वानिया ने दहल कर अपने दिल पर हाथ रखा। ये बात वो ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहती थी। एक दिन में से क्या हो गया था। इतनी बड़ी आजमाइश इन पर आन पड़ी थी। मजीद वो इनकी बेबसी नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से उठ कर आई। सोच कर इसका दिमाग मफलूज हो रहा था। आखिर वो इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करे। उसे आसमान की तरफ एक आस से देखा और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। आंसू आंखों से बहते गर्दन तक जा रहे थे। वो बेबसी की आखिरी हदूद पर थी। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार से सब्सक्राइब करें। इसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे नॉवल मैं लेकर आने वाली हूँ, तो बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।